कभी सोचा है किसी भी देश की असली पहचान क्या होती है? क्या सिर्फ उसकी सरहदें, या वहां रहने वाले लोग, या फिर वो कानून, वो नियम जो सबको एक धागे में पिरोते हैं? तो हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहली बात होगी भारत की, मतलब राज्यों का संघ। फिर समझेंगे नागरिकता की नींव कैसे रखी गई, उसके नियम क्या थे और संसद को इस पर क्या अधिकार मिले। और सबसे आखिर में हम आज के कुछ बड़े सवालों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भारत राज्यों का संघ। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारे संविधान के हिसाब से भारत की जमीन, इसका क्षेत्र आखिर है क्या। देखिए, संविधान में एक बहुत ही खास फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यों का संघ। अब ये सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब ये है कि भारत जो है वो राज्यों के बीच किसी अग्रीमेंट का नतीजा नहीं है, और इसीलिए किसी भी राज्य को देश से अलग होने का कोई हक नहीं है। मतलब देश की एकता सबसे पहले है, सिंपल। और मजे की बात यह है कि संविधान ने संसद को एक बहुत बड़ी पावर दी है, पावर देश का नक्शा बदलने की। जी हाँ, संसद नए राज्य बना सकती है, पुराने राज्यों की सीमाएं बदल सकती है, यहाँ तक कि नाम भी बदल सकती है। तभी तो हमने उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना जैसे नए राज्य बनते देखे। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है। चलिए, तो हमने जमीन की बात तो कर ली, कहाँ का जवाब मिल गया। अब सवाल आता है कौन का। मतलब जब संविधान बना तो भारत का नागरिक किससे माना गया? यहीं से नागरिकता की कहानी शुरू होती है। अब देखिए, उस वक्त संविधान बनाने वालों के सामने एक बड़ा सवाल था, नागरिकता का मॉडल कौन सा अपनाएं। दो ऑप्शन थे, एक अमेरिका वाला, जहां दोहरी नागरिकता होती है, मतलब आप देश के भी नागरिक हैं और अपने स्टेट के भी। दूसरा था ब्रिटेन वाला मॉडल, सिंगल सिटीजनशिप। हमारे नोट्स भी यही बताते हैं कि भारत ने एकल नागरिकता को चुना, मतलब कोई चाहे कहीं भी रहे, वो सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक है, कोई स्टेट की नागरिकता नहीं। अब जरा उस दौर को याद करते हैं, जब देश नया नया बना था, बहुत उथल पुथल का समय था। तो उस मुश्किल वक्त में नागरिकता तय करने के लिए कुछ खास नियम बनाए गए। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। ये जो नियम थे, ये उस समय की सच्चाई को दिखाते हैं। जैसे आर्टिकल 6 उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से भारत आए। आर्टिकल 7 उनके लिए जो पाकिस्तान गए लेकिन फिर वापस भारत लौट आए। आर्टिकल 8 ने उन भारतीयों का ध्यान रखा जो विदेश में रह रहे थे। और आर्टिकल 9 ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी, अगर किसी ने दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो एक तरफ तो संविधान नागरिकता की गारंटी देता है, लेकिन यहाँ एक लेकिन है। आर्टिकल 10 कहता है कि नागरिकता के अधिकार तो बने रहेंगे, पर वो संसद के बनाए कानूनों के दायरे में होंगे। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, और वो मोड़ है आर्टिकल 11। ये वो आर्टिकल है जो नागरिकता को सिर्फ कुछ पुराने नियमों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे एक लगातार बदलने वाला कानूनी ढांचा बना देता है। आर्टिकल 11 को आप एक मास्टर की समझ सकते हैं। ये साफ साफ कहता है कि नागरिकता को लेकर भविष्य में कोई भी कानून बनाने, उसे बदलने या खत्म करने की पूरी शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होगी। मतलब संविधान ने तो बस नींव रखी और उस पर इमारत बनाने का काम संसद को दे दिया। और इस पावर का इस्तेमाल हुआ भी। देखिए, 1950 में संविधान लागू हुआ जिसने ये पावर दी। ठीक 5 साल बाद 1955 में संसद ने इसी पावर का इस्तेमाल करके पहला सिटीजनशिप एक्ट पास किया। और जैसा कि हमारे नोट्स में भी लिखा है, आज की तारीख में इन कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। तो हमने इतिहास को तो समझ लिया, अब आते हैं आज पर। और मजे की बात यह है कि हमारे हाथ से लिखे नोट्स भी हमें आज के कुछ बहुत जरूरी सवालों पर ही लाकर छोड़ते हैं। पहला सवाल है, CAA क्या है, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये कानून जो संसद ने आर्टिकल 11 वाली अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके बनाया है, कुछ पड़ोसी देशों से आने वाले खास धर्मों के लोगों को नागरिकता देने के नियमों में बदलाव करता है। और इसी वजह से ये आज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और दूसरा सवाल है NRC, यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये भारत में रह रहे सभी कानूनी नागरिकों की पहचान करके एक रजिस्टर बनाने की प्रक्रिया है। CAA और NRC, ये दोनों ही मुद्दे हमें यही याद दिलाते हैं कि नागरिकता की वो कहानी जो 1950 में शुरू हुई थी, वो आज भी लिखी जा रही है। ये एक लगातार चलने वाली बहस है। तो हमने देखा कि संविधान ने देश का एक ब्लूप्रिंट तो तैयार कर दिया, उसकी जमीन कैसी होगी, उसके लोग कौन होंगे। लेकिन ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जीता जागता दस्तावेज है जिसे वक्त के साथ बदला जा सकता है, और बदलने की ये ताकत संसद को दी गई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले समय में संविधान की इस नींव और संसद की इस शक्ति के बीच का संतुलन कैसा होगा। इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा?